हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर आपका 3 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आपका यहाँ पे इसको एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस को कौन कौन सा फैक्टर आपका अफेक्ट करता है, इन सब टॉपिक्स पे क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एडजॉर्प्शन। सबसे पहला फैक्टर आपको लिखते हैं सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया आपका कैसे अफेक्ट करता है। किसी भी आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा जी, जितना ज़्यादा होगा उस पर आपका क्या होता है, एडजॉर्प्शन उतना होता है। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसी को बोलते हैं हम लोग जी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम लोग x/m से सिंबलाइज करते हैं। इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, ये प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का आपका क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए x जो हो गया ना आपका, वो क्या हुआ आपका मास ऑफ एडजॉर्बेट, m जो हो गया मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, x और m, बात समझ में आई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहने का सेंस आपका क्या हुआ जी, आपका हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, एडजॉर्बेट का कितना अमाउंट ऑफ मास आपका क्या है जी, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेट पे एडजॉर्ब है, चिपका हुआ है। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है जी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा जी आपका, वहाँ पे एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, उतना ज़्यादा होगा। अब सोचिए कि कोई आपका गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्बेंट दिया हुआ है, मतलब आपका कोई आपका क्या है, कोई आपका सब्सटेंस है जो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। एडजॉर्बेंट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एडजॉर्बेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिस पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस अकर करता है, जिस पे एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आकर के चिपकेगा। ठीक है, स्टिक होगा, बात समझ में आ रही ना, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो आपका देखिए फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब आपका क्या होगा जी, एडजॉर्बेंट का गिवन वॉल्यूम रहेगा दिया हुआ, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए उतना ज़्यादा आपका क्या होगा जी, उसका एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है। तो आपका सरफेस एरिया बढ़ाया कैसे आ सकता है जी, पाउडर्ड फॉर्म में, है ना। आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो सरफेस एरिया उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म कहने का सेंस है बिल्कुल आपका क्या होगा जी, एकदम उसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म भी कहते हैं। देखिए इतना बड़ा ब्लॉक है, देख लीजिए आपका इतना बड़ा ब्लॉक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए इतना बड़ा ब्लॉक है, अब यदि आपका ये 3D ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए क्यूबिकल शेप में है, आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो शायद आपका जो जितना बोर्ड का पोर्शन दिख रहा है सबको कवर कर दे। मतलब इसका सरफेस एरिया आपका क्या होगा जी, बोर्ड के, और ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना जिस पे मैं लिख रहा हूँ, उसकी आपका क्या होगा जी, सरफेस एरिया के हो सकता है बराबर हो जाए। तो सोचिए पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि पाउडर्ड form of a substance of given amount have greater surface एरिया। तो आप समझ गए कि यदि एडजॉर्प्शन को आपका क्या होगा, बढ़ाना होगा तो पाउडर फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा जी, 10 इफ वी कन्वर्ट एडजॉर्बेंट इनटू पाउडर्ड फॉर्म देन adsorption greatly enhanced
आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए फर्स्ट आपका क्या हुआ जी, ये आपका फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका होता है सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, नेचर मतलब एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के आपका क्या होता है, नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा जी, तो आपका क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं फॉर मतलब केमिसॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है, केमिसॉर्प्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तब का क्या होता है, केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि आपका वही एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आपस में आपका एडजॉर्ब होगा जब दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी होगा। बात समझ आ रही है? मतलब आपका क्या होगा जी, जब एडजॉर्बेट का केमिकल बॉन्ड एडजॉर्बेंट के साथ बनने का पॉसिबिलिटी होगा तभी आपका एडजॉर्ब हो सकता है, अदरवाइज एडजॉर्ब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, केमिसॉर्प्शन occurs only when chemisoption occurs only when there is possibilities of formation of chemical bonds between adsorbate and adsorbent। मतलब एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच आपका क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी रहेगा, तभी क्या हो सकता है, आपका केमिसॉर्प्शन हो सकता है, अदरवाइज आपका क्या होगा, केमिसॉर्प्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लीजिए आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड on transition metals due to the formation of metallic hydrides। ठीक है, मीन्स आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है जी आपका, वो एडजॉर्ब हो जाता है आपका ट्रांजिशन मेटल पे। ट्रांजिशन मेटल समझ में आ रहा है आपको, आयरन हो गया, पीटी हो गया, पीडी हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सब पे क्या आपका क्या होता है जी, एडजॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, वो सब एलिमेंट इसके साथ आपका कंबाइन करके मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आपका क्या होता है जी, एडजॉर्ब हो जाता है, केमिसॉर्ब हो जाता है। ठीक है, केमिसॉर्ब हो जाता है मतलब आपका क्या, केमिसॉर्प्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, बात एकदम समझ में आ रही है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, इस केस में आपका क्या होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, नेचर तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, नेचर मायने रखता है आपका, यहाँ पे नेचर मायने रखता है, लेकिन आपका क्या होगा जी, नेचर किस बेसिस पे मायने रखता है, तो नेचर आपका लिक्विफैक्शन के बेसिस पे मायने रखता है। मतलब आपका क्या होगा जी, जो एडजॉर्बेट इजीली लिक्विफाई हो जाएगा वो आपका क्या होगा जी, ईजिली एडजॉर्ब होगा, मतलब उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है? जो आपका अरे ये बोल सकते हैं गैस के फॉर्म का बोल सकते हैं। अरे मान लीजिए आपका क्या होगा, कोई भी आपका गैस के मीन्स एडजॉर्बेट आपका क्या है, गैस के फॉर्म का है ना, गैस के फॉर्म का है, तो आपका क्या होगा जी, वो आपका इजीली लिक्विफाई हो गया, तो समझ जाना है कि आपका क्या होगा जी, वो इजीली एडजॉर्ब होगा, मीन्स उसका आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब समझना है कि आपका यहाँ पे कैसे हम लोग समझेंगे वो। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आपको लिख देते हैं फिर बताते हैं। द गैसेज which
liquefies easily, gets adsorbed in greater एक्सटेंट। वो आपका क्या होगा जी, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में आपका क्या होता है जी, एडजॉर्ब होगा। ठीक है, अब सोचिए इसका रिलेशन आपका क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों को पता है, शायद पता होगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहने का सेंस होता है कि आपका ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, जब का उस गैस का स्टेट चेंज होता है, उस गैस का आपका स्टेट चेंज होता है, तो गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग जी, क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे क्रिटिकल एक ऐसा वर्ड है ना जो आपका ट्रांजिशन को बताता है। मीन्स आपका क्रिटिकल एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। ट्रांजिशन कहने का सेंस होता है आपका चेंजिंग, बदलाव। जैसे आपको बताते हैं कि मेडिकल लैंग्वेज में जनरली बोला था, अरे उसका तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है, उस पेशेंट का बहुत ही आपका क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। तो क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या, ऐसा सिचुएशन जिसमें वो शायद जिंदा भी हो सकता है या फिर मर भी सकता है, मतलब दोनों के बीच में है ना। बात समझ आ रही है ना। क्रिटिकल एक ऐसा आपका वर्ड है जो बताता है कि आपका वहाँ पे क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, चेंजिंग हो सकता है। ठीक, बात समझ आ रही है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या होगा जी, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसके पास ईज ऑफ लिक्विफैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और उसका आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स जो ज़्यादा आपका समझ बात आ रही है ना। ठीक है, चलिए तो आप बात करते हैं। तो मीन्स आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम क्या बोले, आपका जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन उतना ज़्यादा होगा। कैसे समझिए, जैसे आपका क्या है, दो गैस है, मान लीजिए आपका दो गैस है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसका लिक्विफैक्शन, इसका लिक्विफैक्शन या फिर बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या है जी, इसका आपका है मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आपका लिक्विफैक्शन इतना पे हो रहा है। ठीक है, और इसका देखिए लिक्विफैक्शन आपका जो हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसका लिक्विफैक्शन हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, दोनों गैस है, अब उसको लिक्विफाई कराना है ना, उसको लिक्विफाई कराना है। तो अब सोचिए टेम्परेचर को हम लोग डाउन करेंगे। अभी मान लीजिए रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो डाउन करना स्टार्ट करें, जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे तो ये आपका इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या होगा, जो उस टाइम गैस स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, और भी ज़्यादा डाउन जाएंगे तो आपका ये लिक्विफाई रहेगा ही, लेकिन ये फिर भी आपका क्या होगा, लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। इसको लिक्विफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाना होगा। तब तक तो ये और भी ज़्यादा लिक्विफाई हो चुका होगा। बात क्लियर है ना। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये पहले लिक्विफाई हो चुका है। तो पहले लिक्विफाई हो चुका है तो आपका क्या होगा जी, एडजॉर्ब भी जल्दी हो जाएगा, है ना। एडजॉर्ब भी आपका चिपक भी जल्दी जाएगा। अरे गैस थोड़ी ना जल्दी आपका सॉलिड से चिपकता है, जो लिक्विड रहेगा वो आपका इजीली चिपक सकता है। ठीक है, कोई डाउट है, बात एकदम क्लियर है ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो है तो आपको क्या होगा जी, इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। उससे पहले ही जिसका आपका हाईयर रहेगा वो आपका लिक्विफाई हो चुका होगा एंड एब्जॉर्ब भी हो चुका होगा। तो आप समझ गए कि आपका क्या होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा जी आपका, वो आपका क्या हो सकता है, इजीली लिक्विफाई भी हो सकता है और उसका आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या रहेगा आपका, ज़्यादा होगा। एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। ये आपका रटने वाला बात नहीं है, रटने वाला चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते जाइए तो सब कुछ दिमाग में एकदम बिल्कुल इंस्टॉल्ड हो जाएगा। पहले ही मेंशन कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख देते हैं आपको ये चीज़, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा जी वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको टीसी से इंप्लाइज करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। अरे ईज ऑफ लिक्विफैक्शन कहने का सेंस आपका क्या, टेंडेंसी ऑफ लिक्विफैक्शन बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ लिक्विफैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स इसमें दिखा देते हैं आपको। जैसे H2 से ज़्यादा आपका क्या होगा जी, N2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं ईज ऑफ लिक्विफैक्शन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका CO का, इससे ज़्यादा CO2 का, इससे ज़्यादा SO2 का, इससे ज़्यादा आपका क्या HCl का। ठीक है, एंड इससे ज़्यादा आपका NH3 का। तो देख लीजिए आपका क्या है, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन का ऑर्डर ये हो गया।
है ना। H2 का सबसे कम, उसके बाद N2 का। आपको बहुत सारा गैस इसमें आ सकता है, बट हम कुछ ही सर्टेन को दिखाएं आपको एग्जांपल के रूप में, ठीक है। H2 का सबसे कम, उसके बाद N2 का, उसके बाद CO का, CO2 का, SO2 का, HCl का, NH3 का। तो NH3 का आपका क्या होगा जी, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन सबसे ज़्यादा है, मतलब आपका क्या होगा जी, इसका एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, सबसे ज़्यादा होगा। इसका एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, सबसे ज़्यादा होगा। एकदम बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, यहां भी लिख सकते हैं ईज ऑफ लिक्विफैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर। ये सेकंड फैक्टर हो गया आपका। नेक्स्ट हम टेम्परेचर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड फैक्टर आपका निकल करके आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, आप लोग को बता चुके हैं कि टेम्परेचर, इससे पहले आपको बता चुके हैं दोनों में आपका अंतर में, ठीक है। जब आपका केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो डिफरेंसेस बताए थे, वहाँ पे आपको इस चीज़ को बताए थे, ठीक है। वहाँ पे आपको इस चीज़ को बताए थे कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा जी आपका, इसका ग्राफ आप देख लीजिए, ये आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर, ठीक। ग्राफ कैसा बनेगा जी, याद आ रहा होगा, ठीक है। ये किस कारण से होता है जी, इसका कॉज समझिए। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का कॉज क्या होता है, विक वान डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, विक वान डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एंड आपको इसको एक्टिवेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्टिवेशन का जहाँ पे एक्टिवेशन का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है, तब आपका वो प्रोसेस ज़्यादा आपका क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, टेम्परेचर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो आपका रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब का क्या होगा जी, डिक्रीज़ करता चला जाएगा, है ना। लगातार आपका क्या होगा, डिक्रीज़ करता। जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर रहेगा, जितना कम टेम्परेचर वहाँ पे आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना आपका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना कम होगा। अब इसको प्रैक्टिकली आप समझिए। ठंडे के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो आप देखिएगा आपके कैंपस में जो भी पेड़ पौधे होंगे या फिर कुछ भी कार या बाइक कुछ भी होंगे लगे हुए, तो वहाँ पे देखिएगा उसके ऊपर पूरा का पूरा वाटर वेपर आकर के लेयर बना लेता है ठंडे के मौसम में, है ना। टेम्परेचर कम रहता है इसलिए। क्या गर्मी के मौसम में ऐसा होता है क्या, वाटर वेपर देखे हैं क्या गर्मी के मौसम में कार के ऊपर या फिर बाइक के ऊपर या फिर कुछ भी कपड़े के ऊपर, ठीक है, नहीं देखे होंगे, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में निकलिएगा तो क्या देखें, घास के ऊपर आपका वाटर वेपर जमा गर्मी के मौसम में नहीं देखने को मिलेगा, बट आपका क्या होता है जी, ठंडे के मौसम में मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठंडे के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे जो भी आपका क्या होता है जी, उस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होने वाला गैस होता है वो आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड में और आकर के एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर तो आपका क्या होता है, जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के क्लोज में आएंगे तो आपका क्या होगा जी, लिक्विफाई हो जाएगा। तो वही आपका होता है कि ठंडे के मौसम में आपका क्या होता है, लिक्विफाई होकर के और स्टिक हो जाता है, एड्जॉर्ब हो जाता है आपका सरफेस पे, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम था तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ, एंड टेम्परेचर बढ़ा गर्मी के मौसम में आए तो कोई एड्जॉर्प्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। बात क्लियर है आपका। तो आपका देखिए इस तरह का हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ ड्यू टू विक वान डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। वाल का स्पेलिंग यही हुआ WAAL, ठीक है। WALL वाला मत लिख दीजिएगा ना, दीवार हो जाएगा। साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वान डर वाल आपका साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। चलिए तब का क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू विक वान डर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। कौन, ये। और ये आपका क्या होगा जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फोर्स आपका क्या होगा जी, फोर्स आपका क्या होगा और ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, देख लीजिए टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये आपका फोर्स जो आपका होगा जी,
फोर्स जो होगा वो और ज़्यादा डिक्रीज होगा, और ज़्यादा डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा जी, x/m का जो वैल्यू होगा वो भी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है आपका जी, टेम्परेचर बढ़ने से उसका आपका क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ आप देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए टेम्परेचर इधर है, अब देखिए आपका क्या होता है इसका ग्राफ। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है जी, एक्टिवेट करना पड़ता है। अच्छा, ये किस कारण से होता है जी, तो ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। ये आपका क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है जी, सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना, एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट टेम्परेचर देने के बाद ही हो सकता है। तो इनिशियली आपका क्या होगा जी, टेम्परेचर लो होगा तो आपका क्या होगा जी, उसका आपका एक्टिवेशन कम होगा, मीन्स उसका आपका क्या होगा जी, एड्जॉर्प्शन कम होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा जी, उसका बढ़ता चला जाएगा। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, देख लीजिए आपका एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपका क्या होगा जी, वो आपका क्या होगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर के बाद अब जो आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो टेम्परेचर क्या करना स्टार्ट करेगा जी, जो एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच जो आपका केमिकल बॉन्ड बना था, ठीक है, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या करेगा, जब का वीक करने लगेगा, उसको ब्रेक करने लगेगा। इस कारण से आपका क्या होगा जी, डिसऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे कि एक्टिवेट हो रहा है, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड उससे आप यदि आगे बढ़ाते हैं तो बॉन्ड, वही बॉन्ड आपका जो बन रहा था पहले से बॉन्ड, वो बॉन्ड आपका ब्रेक होना स्टार्ट हुआ होगा, और ब्रेक होते होते और भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा जी, वहाँ पे उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा जी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर x/m मीन्स आपका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज इनिशियली, स्टार्टिंग में आपका क्या होगा जी, इंक्रीज करेगा, एंड देन मैक्सिमम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑन further increasing x/m decreases continuously due to rupturing of chemical bonds बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। मतलब का क्या होगा जी, और ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका क्या होगा जी, रिप्चरिंग मीन्स आपका क्या होता है जी, रिप्चरिंग मीन्स ब्रेक होना। ठीक है, तो आपका केमिकल बॉन्ड का आपका क्या होगा जी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे डिसऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है तो आपका ये फैक्टर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ फैक्टर है, 4 ही फैक्टर होता है, 4 फैक्टर ही होता है। ठीक है, लास्ट फैक्टर आपका है प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कैसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर जी, तो
आपको इसमें एक लॉ आता है जिसको फ्रीडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, और उससे आपका क्या होता है, उसका कभी कभी डेरिवेशंस भी पूछा आता है, एंड उससे आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है क्वेश्चन पूछने का आपका, ठीक है। चाहे आपका जेई हो या फिर नीट हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इसमें आपका क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। आपका क्या होता है प्रेशर, मतलब प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आपका क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एक लॉ निकल कर आता है, फ्रीडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए फ्रीडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आपका क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, और एडजॉर्प्शन तो समझ ही रहे हैं और आइसोथर्म समझाने वाली बात है, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, और थर्म का मतलब हीट, और हीट किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। तो इसका मतलब का क्या होगा जी, सेम टेम्परेचर बोल सकते हैं। मतलब का क्या होगा जी, टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब पूरा होल प्रोसेस के दौरान आपको क्या रखना है जी, टेम्परेचर को एकदम सेम रखना है। बात एकदम क्लियर है ना आपका। आइसोथर्म कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, सेम टेम्परेचर, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं उस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका क्या रहना है जी, आपका टेम्परेचर को सेम रखना है, ठीक है। और बात किसकी है जी, आपका प्रेशर की, मतलब प्रेशर को घटाना बढ़ाना है एंड टेम्परेचर को क्या करना है, फिक्स रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं देखिए इनके अकॉर्डिंग था क्या आपका, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन increases linearly with increase in प्रेशर। यहाँ पे बोल सकते हैं एट लो प्रेशर। जब आपका क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा, मॉडरेटली लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स वही आपका जी x/m जो बोल रहे हैं हम लोग, या फिर इसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो x/m का वैल्यू जो आपका होगा जी, वो लीनियरली आपका क्या होगा जी, इंक्रीज करेगा प्रेशर के साथ, ठीक है। कब, जब आपका लो प्रेशर रहेगा, एट लो प्रेशर, मतलब आपका क्या होगा जी, x/m का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, आपका प्रेशर का। कब जी, जब टेम्परेचर आपका क्या है जी, कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर का कांस्टेंट है। फिर देखिए ये आपका क्या था जी, फर्स्ट आपका पार्ट था, इसका 3 पार्ट में होता है आपका ये। फिर देखिए कॉमा देखिए मैं लिख रहा हूँ, x/m increases exponentially with increase in pressure। कब जी, एट मॉडरेट प्रेशर। पहले लिनियरली आपका वैरी किया, लिनियरली वैरी करने का सेंस आपका क्या है जी, प्रेशर का पावर 1 था। अब बोला है एक्सपोनेंशियली वैरी करेगा, और एक्सपोनेंशियली वैरी करने का सेंस आपका क्या है जी, x/m का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p, अब चेंज तो करेगा आपका p के साथ ही ना, तो p और p का पावर 1/n, ठीक है। और इस n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा जी, आपका इसका n का वैल्यू जो आपका होगा वो 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। 1 से लेकर के कहाँ तक होगा जी, आपका इन्फिनिटी तक होगा। कोई डाउट है, चलिए। और इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस को क्रिएट करने के लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए,
डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसको x/m कह रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। कब जी? एट हाई प्रेशर। जब बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो उस टाइम आपका क्या होगा जी, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है ना, तो आपका क्या होगा जी, p⁻0 से आपका होगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हुआ, 3 पार्ट में आ गया है ना। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये क्या था आपका फर्स्ट पार्ट था, ये क्या था आपका जी सेकंड पार्ट था, कोई डाउट है? अब तीनों पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे। बात एकदम क्लियर है ना। आपका क्या होता है, फ्रेनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। कब? एट लो प्रेशर। जब आपका प्रेशर लो रहेगा तब आपका क्या होगा जी, लो रेंज का प्रेशर रहेगा तो आपका क्या होगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर का। मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा जी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर देख लीजिए आपका नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है जी आपका, कि एट मॉडरेट प्रेशर रहेगा, एट मॉडरेट प्रेशर, तो उस टाइम आपका क्या होगा जी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा जी आपका, वो क्या होगा जी आपका, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो आपका क्या होगा जी, प्रेशर का 1/nth पार्ट से आपका क्या होगा जी, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड जब आपका हाई प्रेशर रहेगा तो उस टाइम आपका क्या होगा जी, प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है? चलिए अब हम क्या करते हैं, तीनों पार्ट को कंबाइन कर देते हैं। ठीक, कंबाइनिंग ऑल 3 पार्ट्स। मतलब आपका क्या होगा जी, एक आपका क्या है पार्ट, पहले हम लिख देते हैं फिर बात करेंगे। एक ये है, एक आपका क्या है ये है, और एक आपका क्या है जी ये है। अब सोचिए यहाँ पे आपका क्या है, n का वैल्यू आपका क्या है जी, 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। आप इस तीनों पार्ट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए ग्राफ एक ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, x/m और ये आपका क्या है, प्रेशर है। अब यहाँ पे देखिए तो हम क्या क्या लिखा है जी आपका, ये कब होगा जी, लो प्रेशर पे है ना। ये आपका कब होगा जी, मॉडरेट प्रेशर पे, और ये आपका कब होगा जी, हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो अब देखिए तो लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो लो प्रेशर आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए लो प्रेशर पे हम क्या किए जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिए। ठीक है, लो प्रेशर पे आपका क्या किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिए। मतलब यहाँ पे आपका क्या हुआ जी, यहाँ पे आपका x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p वाला बात हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देते हैं ताकि हमको वेरिएशंस दिखाने में बनेगा। ठीक है, ठीक ठीक, आते आते बच गया, बचा लिए, नहीं तो सबको कोरोना हो रहा था, जो भी देख रहे हैं सबको। ठीक है, चलिए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्रेशर का। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या था, लो प्रेशर की बात कर रहे थे। अब क्या होगा, आपका हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका क्या होगा जी, सॉरी मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो आपका क्या 1/n फैक्टर से आपका क्या होगा जी, वेरी करेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जिसका ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं ताकि क्लियर पता चले आप लोग को। ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट देख लीजिए आपका, यहाँ से A, ये आपका B और ये C। तो ये जो BC पार्ट है, इस BC पार्ट में आपका क्या है जी, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n होगा। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है ना। आपका क्या है, पावर क्या है आपका जी, अरे 1/n है, तो आपका क्या होगा जी, कर्व होगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर आपका क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। तो प्रेशर से जब इंडिपेंडेंट होगा तो ग्राफ बिल्कुल आपका क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, सॉरी पैरेलल टू द प्रेशर। तो मीन्स आपका यहाँ से आपका क्या होगा जी, आपका देख लीजिए
यहाँ से आपका क्या होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मतलब आपका क्या जी, ये आपका क्या था जी, मॉडरेट प्रेशर, ये आपका क्या था जी, आपका लो प्रेशर, ठीक है। और ये जो अब जो बनाए हैं ये आपका क्या है जी, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट में आपका बट गया, 3 सेगमेंट में बट गया। ए बी पोर्शन जो है वो आपका किसको इम्प्लाइज कर रहा है, ए बी पोर्शन आपको इसको इम्प्लाइज कर रहा है, बी सी पोर्शन आपका किसको इम्प्लाइज कर रहा है, इसको, ठीक है। एंड आपका सी से बाद जो आपका सी डी बोल सकते हैं, सी डी पोर्शन किसको इम्प्लाइज कर रहा है, आपका थर्ड पार्ट को। एकदम बात क्लियर है। तो आपका क्या होता है, ग्राफ आपका इस तरह का होता है। एकदम क्लियर है ना। चलिए अब इस तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इस तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेगा तो आप फाइनली आप ऐसा लिख पाएंगे, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर n। अब सोचिए, आप सोच रहे हैं कि तीनों को कंबाइन करेगा, सेकंड क्यों लिख रहे हैं, कंबाइनिंग ऑल 3 इक्वेशंस। तो आप ऐसा लिख पाएंगे कैसे जी, आपको दिखा देते हैं आपका कैसा लिखेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपका जी, 1 से आपका क्या है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है ना। आप इमेजिन करिए कि आपका, सॉरी आप लेट करिए कि आप n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। आप n का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो 1/1, अरे 1/1 तो p का पावर 1, तो p का पावर 1 आपको फर्स्ट लॉ को इम्प्लाइज किया, ठीक है। आप n का वैल्यू n ही रहने दीजिए, मतलब 2 3 4 5 6 पुट करिए तो आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट में चला जाएगा। आप n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0 होता है ना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0 होता है। तो आपका क्या होगा जी, आपका थर्ड पार्ट में चला जाएगा। एकदम बात कीजिए ना, n के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट बन जाता है। n का वैल्यू आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फलना चलना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आप डालते हैं तो आपका क्या सेकंड पार्ट बन जाता है। एंड n का वैल्यू आप क्या करते हैं, n का वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0, तो आपका 0 आपका थर्ड पार्ट बन जाता है, ठीक, विदाउट है। तो चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, x बाई एम, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, k मिलेगा। इतना गया, यहाँ पे k एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, आपका 1/n जो आपका होगा टेंस टू 0 होगा, टेंस टू 0 इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी। यदि आपका क्या होता है, n यदि इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/n का वैल्यू आपका क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है। कोई डाउट है। तो यही आपका क्या हुआ, फ्रेडरिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई नहीं, इसको थोड़ा सा और हम लोग दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको मॉडिफाई हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका क्या हुआ जी, x बाई एम इक्वल टू के और p का पावर 1/n। यहाँ पे k एंड n आर कांस्टेंट, ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट है। चलिए x बाई एम इक्वल टू क्या है आपका, k p का पावर टेकिंग लॉग इन द एबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k और p का पावर 1/n। क्या होगा आपका, लॉग x बाई एम ई, ये आपका क्या मिलेगा जी, लॉग k और प्लस 1/log p, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, x बाई एम रेड से दिखा रहे हैं, p आपका क्या है, रिलेशन तो आपका क्या है, रिलेशन तो x बाई एम और आपका p के बीच ही है ना। रिलेशन आपका क्या है जी, x बाई एम और p के बीच का ही है। ये आपका क्या है जी, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ फ्रेडरिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ कुछ ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए आप इधर रखिए log p, ठीक है, इधर log p रखिए और आप इधर रखिए log x बाई एम।
एक्स बाई एम, यहाँ पे पी। तो सोचिए इसका आपका क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो बिल्कुल आपका क्या होगा जी, इसका ग्राफ जो होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पावर तो है नहीं, है ना, इसके ऊपर तो कोई पावर तो है नहीं, अरे वन ही ना पावर है इसके कंप्लीट के ऊपर, इस लॉग पी के ऊपर वन ही पावर है, तो इसका ग्राफ आपका क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन समथिंग इसमें ऐड किया हुआ आपका लॉग के आपका ऐड किया हुआ, तो आपका क्या होगा, ग्राफ जो होगा इसका वो आपका बिल्कुल इस तरह का होगा, इस तरह ग्राफ होगा, जहाँ पे ये जो आपका लेंथ जो दिख रहा है इसको बोला करते हैं हम लोग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और ये आपका क्या होगा जी, ये लॉग के होगा। और के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पर, है ना, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पे। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग सिचुएशन जो लिए, कौन सा सिचुएशन लिए जी लोग, ये आपका लिए फिजिकल एडजॉर्प्शन का, ठीक है, फिजिकल, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन का, जिसमें से आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या है कि एडजॉर्बेट जो है ना, आपका एडजॉर्बेट जो है, एडजॉर्बेट में समझ रहे हैं ना, जो आपका क्या होगा जी, आकर के चिपकेगा, ठीक है। तो एडजॉर्बेट जो होगा वो गैस है, और एडजॉर्बेंट जो है जी आपका बेंट, आपका सॉलिड है, ठीक है। एडजॉर्बेंट जो है आपका जी वो आपका सॉलिड है, और एडजॉर्बेंट जो आपका वो गैस है, ठीक है। तो आपका क्या होगा जी, वो इसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट जो है वो आपका लॉग के होगा, लॉग के, और लॉग के आपका किस पे डिपेंड करेगा जी आपका, तो एडजॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, लॉग के का वैल्यू मीन्स के का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा जी, आपका एडजॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। एकदम बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं स्लोप की, बात करते हैं स्लोप की बात करते हैं, है ना, स्लोप की बात कर रहे हैं। तो स्लोप जो आपका होगा जी, स्लोप मीन्स आपका टेन थीटा, वो टेन थीटा किस पे डिपेंड करेगा, क्या होगा आपका टेन थीटा, तो देखिए तो लॉग पी का आपका कॉफिशिएंट क्या है, 1/n है। तो यहाँ पे स्लोप जो आपका हो जाएगा जी, वो आपका क्या होगा, 1/n होगा, ठीक है। एकदम बात क्लियर है ना। तो आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, फॉर्मेट हो गया फ्रीडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ठीक, कोई डाउट है। इसके शॉर्ट्स कमिंग की बात करेंगे, तो शॉर्ट कमिंग का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए, ठीक है। एंड देन वहाँ पे हम बात करेंगे आपका लैंगमियर एडजॉर्प्शन ऑफ आइसोथर्म, लैंगमियर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रीडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन्स हम लोग लैंगमियर का चर्चा करेंगे कि आपका लैंगमियर कैसे इसको मॉडिफाई किए थे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, और फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।